Hey guys, how are you all? My name is Atif and a very warm welcome to all of you. आज हम पढ़ेंगे अबाउट एयर मासेस एंड फ्रंट्स। पर सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है ये जो हमारा टॉपिक है हमें कैसे मदद करेगा वर्ल्ड का क्लाइमेट समझने में? तो अगर आपको लग रहा है कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ग्लोबल क्लाइमेट में तो आप बने रहिए और आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है एज फार एज द वर्ल्ड क्लाइमेट इज कंसर्न। नाउ टॉकिंग अबाउट द एजेंडा ऑफ द डे, तो ये हमारे कुछ सब हेडिंग्स है जो हम आज कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले एयर मास के बारे में बात करते हैं। एयर मास इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ हेयर। ह्यूज बॉडी, कुछ कीवर्ड्स यहां से। ह्यूज बॉडी ऑफ एयर हैविंग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपके दो कीवर्ड्स है। मतलब कि जो एयर मास होता है ये कोई छोटी मोटी जगह का एयर नहीं है, इस कमरे में बंद एयर नहीं है। इट इज अ ह्यूज बॉडी ऑफ एयर। फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज इट्स अ ह्यूज बॉडी ऑफ एयर। कितना ह्यूज हो सकता है? इट कैन रन अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, स्पैनिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, यहां पे आप देख सकते हैं। ओके, सो इट्स अ ह्यूज बॉडी ऑफ एयर। सेकेंड थिंग, हैविंग डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि इसका कुछ अपना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होगा। इट विल हैव समथिंग दैट इज डिस्टिंक्टिव इन रेस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब ये कि ये जो एयर मास है इसका जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, दैट विल बी ऑलमोस्ट सेम, चाहे ये 100 किलोमीटर तक फैला हो, चाहे 500 किलोमीटर तक फैला हो, या कहीं भी फैला हो। दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इट हैज लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन। मतलब कि अगर हमारा एयर मास 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है तो जो इसका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन यहां पे होगी, 1000 किलोमीटर दूर भी अगर हम देखेंगे वहां पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमको मिलेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास। तो एयर मास क्या है? ह्यूज बॉडी ऑफ एयर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्टली टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ अब ये एयर मास बनता कैसे है? मोस्टली इसमें चार चीजें चाहिए। एक तो एक्सटेंसिव सोर्स रीजन। क्वेश्चन, सोर्स रीजन क्या है? आप 2 मिनट वेट करेंगे, इसके बाद हम सोर्स रीजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बाकी की कंडीशंस देखते हैं। जेंटल डाइवर्जेंट एयर। डाइवर्जेंट एयर मतलब क्या? जो डाइवर्ज हो रही हो धीरे। क्यों? वाई डाइवर्जेंट, वाई नॉट कन्वर्जेंट? एज्यूम करो कि यहां पे हमारा सरफेस है जहां पे एयर मास बनने का चांस है, दैट इज अ सोर्स रीजन। अब अगर यहां पे एयर कन्वर्ज हो जाएगी लाइक दिस, सी दिस इज द कन्वर्जिंग एयर, तो क्या होगा? ये एयर ऊपर जाने लग जाएगी। व्हेन इट विल स्टार्ट टू कन्वर्ज इट विल स्टार्ट टू राइज एज वेल। और अगर एयर राइज होने लग गई तो उसका मतलब यह है कि वहां पे एयर मास बनना मुश्किल है एज कंपेयर टू अगर हम डाइवर्जेंट एयर देखेंगे वेयर द एयर इज सिंकिंग। दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन वो होता है जहां पे एयर मोस्टली नीचे आती है, ऐसे ही रीजन पे एयर फिर नीचे जाके डाइवर्ज होती है। सो इफ द एयर इज कमिंग डाउन लाइक दिस, देन you will find that यहाँ पे एयर मास बन सकता है। दिस रीजन इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एयर मास। एंड फाइनली इट शुड बी इन कंटैक्ट विद द सरफेस रीजन। जो सोर्स रीजन है हमारा उसके साथ ही इतने टाइम तक कंटैक्ट में रहना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एयर आई और चली गई, तब एयर मास नहीं बन पाएगा। द एयर विल नॉट टेक द कैरेक्टरिस्टिक्स। आप ऐसे एज्यूम कर लो एक गैस है, उस पर आप कोई बर्तन रखेंगे तो उसको कुछ देर तक रखना पड़ेगा ताकि उसका टेम्परेचर बढ़े, वो बॉयल हो जाए। अगर आप रख के उठा दोगे तो इट विल नॉट बी इनफ। दैट इज द सेम थिंग हेयर, इट हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट फॉर सफिशिएंट टाइम। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी कम बैक टू आवर सोर्स रीजन। सोर्स रीजन क्या होता है? इट इज अ होमोजीनियस टेरेन्स। होमोजीनियस का मतलब इट इज सेम, इज सेम। इसका ऐसा नहीं है कि बीच में पहाड़ आ गया, फिर प्लेट्यू आ गए, फिर डिप्रेशन आ गए, फिर प्लेन्स आ गए, फिर इट हैज टू बी होमोजीनियस। मतलब इसके फीचर्स जो है वो एक जैसे होने चाहिए। दीज होमोजीनियस टेरेन्स इज वेयर द these are the places where the air masses will form. Okay, these are designated as source regions. अब source region अगर आपको पूछा जाए क्या होता है, जो homogeneous region होंगे वहीं पे जाके air mass बनेगा। homogeneous होगा तभी air की भी, आप सोचो कि कोई region है उसकी same property है, तभी जाके air जो होगी उसकी property भी same होगी। अदरवाइज अगर पहाड़ बीच में आ गया, कोई और चीज़ आ गई, तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। तो एयर मास की भी, जो मैंने सबसे पहले बताया था, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी विल चेंज। क्लियर? नाउ अब सोर्स रीजन की बात करें तो
ऐसे हमें कितने सोर्स रीजन ग्लोबली मिलेंगे? सबसे ज़्यादा सोर्स रीजन हमें हाई प्रेशर रीजन में मिलेंगे। मैंने अभी बताया था कि हाई प्रेशर रीजन्स क्या होते हैं, जहाँ पे एयर सिंक करती है। तो वो हमको नॉर्मली कहाँ पे मिलेंगे? हाई प्रेशर बेल्ट्स कहाँ पे मिलते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन्स, क्योंकि जो ट्रॉपिक्स है या इक्वेटर है वहां पे लैंड हीट अप होने की वजह से एयर कन्वर्ज होके राइज होती है, तो वहां पे एयर मास बनना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू जहां पे एयर सिंक कर रही है। वहां पे जाके हाई प्रेशर रीजन में एयर मास का बनना ज्यादा पॉसिबल है। और पोल्स के पास जहां पे हाई प्रेशर रीजन है, आपको पता होगी कि हाई प्रेशर रीजन हमको सब ट्रॉपिक्स के पास मिलता है और पोल्स के पास जाके नियर पोल्स भी मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द हाई प्रेशर रीजन जहां पे एयर मासेस बनते हैं, जहां पे सोर्स रीजन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम इन कंडीशंस को देखें तो हमको कहाँ पे मोस्टली जो प्राइमरी सोर्स रीजन है कहाँ पे हमको मिलेंगे? वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस। क्यों? सी, दिस इज अर्थ, ओके, ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारे ट्रॉपिक्स हैं। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमारे सबसे ज्यादा कहां पे सोर्स रीजन्स मिलेंगे? वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस, मतलब इस रीजन में मोस्टली हेयर जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं। क्यों मिलेंगे यहां पे? क्योंकि यहां पे जो ओशंस है, ओशंस डोंट हीट अप एज क्विकली एज लैंड, तो ओशंस पे इक्वेटोरियल रीजन में भी पॉसिबिलिटी है। नंबर 2, उसके बाद कहां पे मिलेंगे? जस्ट अ सेकेंड। रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड्स, हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे, वहां पे जहां पे एयर सिंक हो रही थी, फिर ऊपर जाएंगे जहां पे ठंड होगी, द साइबेरियन रीजन, एंड फाइनली जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन, द पोल्स जिनको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत हजारों किलोमीटर्स तक बर्फ फैली होती है, दैट इज वेरी होमोजेनस, दैट इज आइडियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस। अब इन सोर्स रीजन्स के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप ऑफ एयर मासेस होते हैं? वी हैव टेकन 5 टाइप्स ऑफ एयर मासेस। सबसे पहले मरीन ट्रॉपिकल, इसको MT से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मरीन हमको 2 मिलेंगे, कॉन्टिनेंटल हमको 2 मिलेंगे। मरीन मतलब पानी वाले 2 मिलेंगे, कॉन्टिनेंट वाले 2 मिलेंगे। एक तो जो ट्रॉपिक्स में मिलेंगे, वहां पे पानी में मिलेंगे और लैंड पे मिलेंगे, तो मरीन ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। उसके बाद अगर पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या मिलेगा? पानी, मरीन पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर, एंड फाइनली कॉन्टिनेंटल आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, जो बिल्कुल पोल्स पे मिल जाएंगे। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ एयर मासेस, यू शुड नो 5 टाइप्स। अब इनको थोड़ा बहुत मैप से देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो आप यहां पे देख रहे हैं द रेड कलर, these are warm air masses, this that I am marking right now, CT। अभी मैंने क्या बता दिया था? CT का क्या मतलब है? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मतलब कि लैंड पे है और कहाँ है? ट्रॉपिकल रीजन में, नॉट ऑन द पोलर साइड्स बट ऑन द ट्रॉपिक्स। यहां पे क्यों बन रहा है ये? हमने अभी देखा था होमोजीनियस रीजन होना चाहिए जो सोर्स रीजन होता है, तो ये होमोजीनियस है क्या? यस। अगर आप मैप आपको पता होगी यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है जो बहुत लंबा है, बहुत 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे एक आइडियल सोर्स रीजन बन सकता है, दैट इज वन। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ये वाला मरीन ट्रॉपिकल जो ये वाला है, यहाँ पे क्यों बन रहा है? पैसिफिक ओशन, इसका भी सेम रहेगा। सेम अगर आप कोल्ड एयर मासेस की बात करोगे, जो ब्लू वाले हैं, दीज आर द कोल्ड एयर मासेस। ये यहाँ पे कोल्ड क्यों है? यहाँ पे क्या है ऐसा? साइबेरिया के बारे में आपने सुना है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। वो भी स्नो कवर्ड रहता है काफी टाइम तक और बहुत वास्ट फील्ड्स हैं, तो यहाँ पे भी एयर मासेस बन जाते हैं। लेकिन एयर मासेस की प्रॉपर्टी क्या होगी? आप देखो, आपको जो रेड कलर के मिलेंगे ना, वो मोस्टली आपको इस रीजन में मिलेंगे, बट जो आपको ब्लू कलर के मिलेंगे वो इसके बाहर मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज ट्रॉपिक्स में सनलाइट की वजह से टेम्परेचर काफी हाई रहता है, जिसकी वजह से एयर मास का टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। अगर पोल्स की तरफ जाएंगे, अगेन द टेम्परेचर विल बी लेस। आप कोई भी ऊपर का देख लो, यहां पे आपको पता है ग्रीनलैंड ब्लू कलर, नीचे जाओ, दिस इज एंटार्क्टिक CA जहां पे लिखा हुआ है, यहां पे पोल्स है, बर्फ रहती है, दीज विल ऑल बी कोल्ड। सो अंडरस्टूड कि डिपेंड करता है ऑन द सोर्स रीजन की एयर मास की क्या प्रॉपर्टीज होंगी। सो सोर्स रीजन डिटरमाइंस, मार्क द पॉइंट, इसको स्टार लगा के लिख दो कि सोर्स रीजन डिटरमाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द एयर मास। क्लियर? अभी मैं यहां पे आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ, दिस इज द वार्म एयर मास, और ऊपर आपको यहां पे कोल्ड एयर मास दिख रहा है, यहां पे वार्म एयर मास दिख रहा है, ठीक है? इज इट विजिबल?
वार्म एयर मास मूव करेगा, एक बार इसने प्रॉपर्टीज एक्वायर कर ली, हाँ इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड एयर मास भी मूव करने लगेगा। जब ये प्रॉपर्टीज एक्वायर करेगा दे विल स्टार्ट टू मूव। अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये एक दूसरे के सामने आ जाएं, से वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो क्या होगा वहां पे, व्हाट डू यू थिंक, वहां पे क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा क्या वार्म एयर कोल्ड एयर? नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, तो ये मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो क्या होगा यहां पे एक बाउंड्री बन जाएगी इनके बीच में, इसी को हम कहते हैं फ्रंट। दिस ब्रिंग्स टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द फ्रंट्स। तो फ्रंट्स क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री रीजन बिटवीन द टू एयर मासेस ऑफ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो अगर दो एयर मासेस हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग है, एक गर्म है एक ठंडा है, वो जब एक दूसरे के सामने आएंगे मिक्स नहीं होंगे, तो बीच में एक बाउंड्री जो बनेगी दैट इज द फ्रंट। और उसकी बहुत सारी फीचर्स वहां पे होंगे, वहां पे क्लाउड्स बनेंगे, अलग तरह के क्लाउड्स होंगे हर फ्रंट में, कौन सा एयर मास कैसे मूव करेगा, एवरीथिंग विल मैटर, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी। और कौन सा एयर मास, इफ वार्म एयर इज मूविंग, इफ कोल्ड एयर इज मूविंग, इट विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ द एयर मास। इज इट क्लियर? ये जो आपके सामने नीचे डायग्राम है, यहां पे आप देख सकते हो, दिस इज द कोल्ड एयर मास, ये मूव कर रहा है, और यहां पे वार्म एयर मास है। तो क्या हो रहा है यहां पे, बीच में आके ये लाइन जो है ब्लू कलर, दिस इज कॉल्ड द फ्रंट, और ऊपर जाके क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स भी बन रहे हैं। सो फ्रंट्स क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर टाइप्स ऑफ फ्रंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहले स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट कब बनता है, जब दो एयर मासेस एक दूसरे के सामने आ जाएं ऐसे, बट कोई किसी को पुश नहीं कर पा रहा है, कोई किसी की टेरिटरी में नहीं जा रहा है। जस्ट इमेजिन दो लोग ऐसे हैं बट कोई किसी को धक्का नहीं मार पा रहा है, दे आर स्टैटिक, रुके हुए हैं, दैट इज आर स्टेशनरी फ्रंट। यहां पे क्या होता है कि कोई भी एयर मास किसी की टेरिटरी में नहीं जाएगा, विंड्स दोनों तरफ पे पैरेलली चलेगी, और उसके बाद वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी, कौन सी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। दिस इज द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा तो वहां पे बारिश भी अच्छी खासी होगी। सो फर्स्ट टाइप इज द स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट की आप फीचर्स समझ गए, क्या होगा, कोई भी एयर मास मूव नहीं कर रहा है, एक दूसरे के सामने आके रुक गए हैं, और वहां पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इन दोनों में से कोई भी एयर मास मूव करने लग जाए इसके बाद और दूसरे की टेरिटरी में जाए, तो फ्रंट चेंज हो जाएगा, स्टेशनरी से जाके चेंज हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द एयर मास, कौन सा एयर मास मूव करने लगेगा उसी पे डिपेंड करेगा। दूसरे पे चलते हैं, कोल्ड एयर मास। अब अभी मैंने बता दिया था स्टेशनरी, तो कोल्ड एयर मास में क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? कोल्ड एयर मास में मोस्टली द कोल्ड एयर विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द वार्म एयर। यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज द कोल्ड एयर जो यहाँ पे है, एंड इट्स मूविंग टुवर्ड्स द वार्म एयर। और जब ये इसको जाके टकराएगा तो वहां पे क्या होगा, कोल्ड एयर इज डेंस, आपको पता होगी कोल्ड एयर जो होती है डेंस होती है, हेवी होती है एज कंपेयर टू वार्म एयर। अब मैं यहाँ पर आपको पूछ रहा हूँ, सी दिस इज द मूवमेंट ऑफ द एयर, ऐसे चल रही है, ठीक है, या आप इस डायग्राम पे ही देख लो, दैट विल बी मोर बेटर। यहाँ पे कोल्ड एयर जब मूव कर रही है, आप इमेजिन करो रोड पे कोई आदमी खड़ा है और गाड़ी आ रही है, बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है तेजी से, तो जो गाड़ी है उसको एज्यूम कर लो कि कोल्ड एयर है, और जो आदमी इज वार्म एयर, क्यों, क्योंकि कोल्ड एयर हेवी है, डेंस है। तो जब वो उसको टक्कर मारेगी, अगर उसने उसको टक्कर मार दी, तो वो आदमी हवा में उड़ जाएगा एकदम झटके से, लाइक दिस, ही विल गो अप लाइक दिस। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, कोल्ड एयर जब यहां पे आ रही है, यहां पे वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ रही है लाइक दिस। डायग्राम से समझा दूं तो ये हमारी कोल्ड एयर अगर यहां से आ रही है, वार्म एयर अगर हम लेंगे यहां पे, तो वार्म एयर इज कमिंग लाइक दिस, और कोल्ड एयर इसको एकदम ऊपर उठा देगी ऐसे। दिस इज हाउ द वार्म एयर विल बी लिफ्टेड, बिकॉज कोल्ड एयर इज वेरी हेवी। तो वहां पे जो फ्रंट बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पे फ्रंट, लाइक दिस, करेक्ट। ये डायग्राम आप रख लो, ऐसा कोई फ्रंट बन जाएगा वहां पे। सेम शेप अगर आप ये भी देखेंगे, सेम ही शेप है यहाँ पे भी ऐसी। और वहां पे जो क्लाउड्स बनेंगे, बिकॉज आपको पता होगा, अपने वेदर में पढ़ा होगा, जब सडन राइज हो जाती है चीजें, तो वहां पे जो क्लाउड्स बनते हैं दैट आर क्यूमुलोनिम्बस, क्योंकि यहाँ पे एकदम से ऊपर गया हुआ है, तो ये जो यहाँ पे क्लाउड बन रहा है, दिस इज द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा होगी,
तेज होगी, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से बारिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर। एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पे बन रहा है इसका एरिया कम होगा, लाइक दिस एंड दिस। तो ये बारिश तो बहुत तेज कराएगा बट इट विल पास क्विकली, ये ज्यादा देर तक नहीं कराएगा। तूफानी बारिश होगी लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगी। क्लियर। सो क्या पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं? कोल्ड एयर इज हेवियर, तो जब वो उसको टक्कर मार के ऊपर उठाएगी इट विल गो अप, सीधे ऊपर जाएगी, कोई स्लोपिंग नहीं, नथिंग, इट विल गो लाइक दिस, और वहां पे जाके क्या बनेगा? दिस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और इट विल बी लाइक अ नैरो बैंड, यहाँ पे नैरो बैंड बनेगा और प्रेसिपिटेशन भी काफी ज्यादा होगी एंड इट विल पास क्विकली। कमिंग टू द नेक्स्ट फ्रंट इज द वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट में क्या होगा? अब आप सोचो, अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि ठंडी हवा चल रही है। अब अगर वार्म एयर एक्टिव है, सी दिस इज द वार्म एयर, जो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, दिस इज द वार्म एयर। कोल्ड एयर फिर भी हेवी है, चाहे वार्म एयर मूव करे क्या करे, लेकिन फिर भी हेवी तो कोल्ड एयर ही है। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर वार्म एयर टू डिस्प्लेस द कोल्ड एयर फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं हो सकता है। जस्ट एज्यूम कि मेरे सामने कोई डेस्क रखा हुआ है जो बहुत ज्यादा हेवी है, मैं कितना भी पुश करूं मैं उसको उठा नहीं पाऊंगा। इनफैक्ट ऐसा होगा अगर मैं एक लिमिट के बाद ज्यादा पुश करूंगा तो मैं उसके ऊपर से ऐसे गिरने का मेरा खतरा रहेगा। करेक्ट। ऐसा होगा, आप कभी देखो कोई हेवी चीज को पुश करोगे, यू मे फॉल ऑन टॉप ऑफ इट। तो सेम थिंग यहां पे भी हो रही है, जो वार्म एयर कोल्ड एयर को पुश करने की कोशिश कर रही है यहां पे, इफ दिस इज द वार्म एयर एंड लेट अस अज्यूम दिस इज द कोल्ड एयर, तो यहां पे क्या होगा? वार्म एयर इसको पुश करने के चक्कर में खुद ही इसके ऊपर से चली जाएगी और इसको पुश नहीं कर पाएगी, लाइक दिस, ऐसे। और यहां पे जो फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा फिर? इट विल बी लाइक अ स्लोप। अभी हमने क्या देखा था? क्यूमुलोनिम्बस बना था, वहां पे अपलिफ्ट रैपिड था, लेकिन यहां पे आप देखेंगे एक स्लोप जैसा बन रहा है। इज इट क्लियर? डिफरेंस समझ आ रही है दोनों में क्या है? वहां पे रैपिड अपलिफ्टमेंट था लेकिन यहाँ पे जेंटल अपलिफ्टमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो फ्रंट भी बनेगा दैट विल बी स्लोपी। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस डायग्राम में और इस डायग्राम में डिफरेंस देखो, यहाँ पे रैपिड अपलिफ्टमेंट है, नैरो बैंड है, यहाँ पे जेंटल अपलिफ्टमेंट है, और बैंड भी जो यहाँ पे है वो बहुत दूर तक है, लंबा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बारिश जो है वो जेंटल होगी, क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स नहीं बनेंगे, लेकिन काफी टाइम तक होगी, बिकॉज द एरिया इज मच लॉन्गर एज कंपेयर टू कोल्ड फ्रंट। वहां पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स थे, यहाँ पे आपको लेयर्स में क्लाउड्स मिलेंगे। जो सबसे नीचे आपको क्लाउड मिलेगा दैट इज निम्बोस्ट्रेटस। मार्क दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से क्लाउड्स मिलेंगे। निम्बोस्ट्रेटस, उसके ऊपर जाओगे तो ऑल्टोस्ट्रेटस, सिरोस्ट्रेटस, एंड एट टॉप आपको सिरस क्लाउड्स मिलेंगे। तो जेंटल रेनफॉल होगा। कोल्ड एयर, वार्म एयर, आपको सब समझ आ गया होगा कि कहाँ पे क्या डिफरेंस है। स्लोप जेंटल है तो वार्म एयर, स्लोप जेंटल नहीं है, सडन अपलिफ्टमेंट है तो कोल्ड एयर, कोल्ड फ्रंट। ठीक है। सो लेट्स कम टू अवर टॉपिक दैट टिपिकली ट्रिगर्स द वाइड स्प्रेड। क्या बोला था मैंने अभी कि वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसका स्लोप काफी ज्यादा है। सो दीज आर द वार्म फ्रंट्स एंड द कोल्ड फ्रंट्स। कमिंग टू अवर लास्ट, इट इज द ऑक्लूडेड फ्रंट। ये वाला फ्रंट हम आज नहीं पढ़ेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं अपने टॉपिक को। विल एंड हियर बिकॉज दिस इज द टॉपिक दैट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, और ये हम तब पढ़ेंगे व्हेन वी विल टॉक ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेम्परेट साइक्लोन्स। एज ऑफ नाउ जितना आपने पढ़ा है आज, आप उसको रिवाइज कीजिए। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दीज, सो आप इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू देयर। और अगर कुछ भी डाउट हो जस्ट वहां पे आप पूछ लीजिए, और हमारी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।